हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है जहां पे हम करेंगे इस कंप्लीट सीरीज का इंट्रोडक्शन और साथ साथ लेसन नंबर 1 का भी इंट्रो। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई हाँ, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके यानी कि 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपके सारे थ्योरी वाले कंसेप्ट तो कवर है ही, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी इस पीडीएफ के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम समझते हैं लेसन नंबर 1 यानी कि लेबर मार्केट का इंट्रो। ठीक है, तो क्या होता है लेबर मार्केट, यहाँ पे हम पूरी बात लेबर के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, और क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस सीरीज के अंदर। तो जो बच्चे सेमेस्टर 4 में इस सब्जेक्ट के अंदर एनरोल्ड हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंप्लीट लेसन के अंदर, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्या है, हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड इन द लेबर मार्केट। ये हमारा होने वाला है पहला लर्निंग। मतलब जो वेजेस है, वेजेस यानी कि मतलब क्या होता है कि हम लेबर्स को किस रेट से पैसे पे करें, यानी उनकी दिहाड़ी क्या होनी चाहिए, बोलते हैं ना दिहाड़ी लोकल लैंग्वेज में। तो वेजेस क्या होना चाहिए वो डिटरमाइन कैसे करते हैं उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो क्यों ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स। जो एक वर्कर है वो बार्गेनिंग कैसे करता है, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमें समझना होगा। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जो उनकी वेजेस को गिराते भी हैं और उठाते भी हैं। जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेजेस को अफेक्ट करते हैं वो भी समझने वाली है। इसके बाद क्या होगा, एफिशिएंसी वेज थ्योरी। देखो एफिशिएंसी का मतलब होता है क्या होता है कि कोई कितना परफेक्टली, कितना अच्छे से अपने काम को प्ले कर पा रहा है। एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कम से कम कॉस्ट में कम से कम टाइम में अपने काम को कर देना। आई बात समझ में। ये कोफिशिएंट एफिशिएंसी दो हिस्सों में दिखी जाती है, एक तो कॉस्ट के हिसाब से और एक टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। फिर फोर्थ क्या आता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेज एज अ फंक्शन ऑफ प्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब वेजेस का, ठीक है, प्राइस के हिसाब से और अनएम्प्लॉयमेंट रेट से क्या इफेक्ट पड़ता है, एक तो हमें वो समझना होगा। ठीक है, फिर क्या आता है फिफ्थ पॉइंट में, टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर, ठीक है, अदर देन वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब इन दोनों को छोड़ के, वेजेस को छोड़ के, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को छोड़ के। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द अदर फैक्टर, मतलब वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट को हटा दें तो उनको छोड़ के, दैट इन्फ्लुएंस वेजेस। ऐसे कौन कौन से और भी फैक्टर हैं जो वेजेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, दीज अदर फैक्टर्स इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन एंड मिनिमम वेज लेजिस्लेशंस। ठीक है, कई बार ये भी होता है, देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है ना वो मिनिमम वेज रेट डिफाइन कर देती है, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई आप इससे कम वेज दे ही नहीं सकते, आपको मिनिमम इतना वेज तो देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। तो अगर डिफाइन हो जाता है तो फिर तो बाकी फैक्टर पर फिर अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा बाकी फैक्टर्स का, क्योंकि जब डिफाइन कर दिया है तो आप चाहे पैसा कम कमाओ चाहे ज्यादा कमाओ, आपको उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिले कम मिले, आपको वो पैसा उससे पे करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ऐसा भी होता है कई बार, तो हमें समझना होगा कि और कौन कौन से फैक्टर हैं, जो फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है फिफ्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो सिक्स्थ है वो क्या है, टू अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, संतुलन कैसे आता है। ठीक है, वो भी समझना होगा। एज अंडरस्टूड विद द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे हम ये ध्यान रखेंगे कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो हर इकोनॉमी में अकर करती है। मतलब क्या, हम सब जानते हैं कि कोई भी इकोनॉमी कितनी अच्छी क्यों ना हो वो सबको जो प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इक्विलिब्रियम निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें क्या समझना होगा, सेवंथ, लिंकेज बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल। क्या लिंक होता है अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और आउटपुट लेवल के बीच में। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, मैं यहां पे बताऊं तो नीचे पढ़ेंगे भी, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी आउटपुट लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी जितने फालतू लोगों को काम मिलेगा आउटपुट लेवल भी इंक्रीज करेगा एक लेवल तक, उसके बाद गिरता भी है। ठीक है, उस हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन में, अगर आपने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे उस कंसेप्ट का यूज होता है तो मैं उसे भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स साथ के साथ तुमने पढ़ लिए, और ये सातों के साथ तो हमें इस लेसन में पढ़ना होगा। हाँ, सारे मैं इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा। अब हम करते हैं इस वीडियो का इंट्रो। इस वीडियो में हमें मतलब होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इस वीडियो का। एक सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं कि अगर हम अब तक देखा जाए डाटा के हिसाब से तो जो प्रोडक्शन है, मतलब जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। और डिमांड क्यों बढ़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई सबको
प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो डिमांड तो लगातार बढ़ेगी। अब डिमांड के बढ़ने से क्या होता है वो समझते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सारे हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो चुके हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, वेज रेट में, या फिर प्राइस लेवल पे क्या फर्क पड़ता है वो समझेंगे इंट्रो के अंदर। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अलग अलग वीडियोस में। पहले हम ये वाला इंट्रो देखते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें। एक तो देखो, हम सब जानते हैं कि डाटा के हिसाब से लगातार जो है वो इंडिया की या फिर हमारे जो वर्ल्ड की है पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, और खासकर इंडिया की तो बढ़ ही रही है। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है डिमांड ही बढ़ेगी। किन चीजों की डिमांड? गुड्स की और सर्विसेज की। यानी कि भाई अगर वो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ना, और जब वो कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम क्या चीजें करते हैं? तो गुड्स कंज्यूम करते हैं या फिर सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, तो उनकी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब एक सिंपल सी बात है, अगर डिमांड बढ़ रही है किसी भी चीज की या फिर किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की अगर डिमांड लगातार बढ़ाई जा रही है तो उसकी वजह से होगा क्या? ठीक है, हमें आउटपुट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बाद में आउटपुट लेवल बढ़ाने की जरूरत क्या है भाई? है, अगर डिमांड बढ़ रही है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 तरीके से लॉस होता है। एक तो पहला ध्यान रखना, लॉस किस तरीके से होता है? 2 तरीके से। एक तो होता है अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक्स, यानी कि जब हम कोई चीज बना के रख दें और उसे बेच ना पाए। दूसरा लॉस किस तरीके से होता है? एक होता है डिमांड को फुलफिल ना कर पाना, डिमांड को फुलफिल ना कर पाना। ठीक है, तो 2 तरीके से लॉस किस तरीके से हुआ? अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जब मेरे पास सामान रखा हुआ है, सपोज करो इस मार्केट में, ठीक है, इस मार्कर की जो डिमांड है वो है सिर्फ 2000 यूनिट्स की, यानी कि 2000 मार्कर लोग खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो कंपनी 2500 बना के रख ले कि उसका डिमांड बढ़ जाए। लेकिन मान लो कंपनी बना 10,000। ठीक है, तो जो अनसोल्ड स्टॉक होंगे, जो बिके ही नहीं, उसका वो खुद तो यूज करेगी नहीं, तो वो सब किसको दिखाएंगे? लॉस को, क्योंकि उसको यूज करने वाला कोई भी नहीं, वो सब क्या हो जाएंगे? लॉस। तो अनसोल्ड स्टॉक भी क्या होता है? लॉस। लेकिन मान लो डिमांड मार्कर की, लेकिन कंपनी बनाए सिर्फ 1000 मार्कर या 500 मार्कर, तो बाकी जो 1000 है उसके कस्टमर्स को तो लॉस हो गया ना। उसे 1000 कस्टमर्स का, वो किसके पास जाएंगे? वो शिफ्ट हो जाएंगे किसी और कंपनी के पास, वो किसी और कंपनी से मार कर लेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जब अनसोल्ड स्टॉक बचता है तब भी लॉस होता है। ठीक है, और जब डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती तब भी लॉस होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे डिमांड फुलफिल वाली बात हो रही है। वो क्या कि देखो, डिमांड है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और डिमांड को फुलफिल करना है। अब डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करेगी? वो करेगी आउटपुट लेवल को इंक्रीज, अपने आउटपुट लेवल को इंक्रीज करेगी, यानी कि क्या? प्रोडक्शन बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएगी, अब प्रोडक्शन लेवल कैसे बढ़ाएगी? जब क्या करे? वो एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को, क्योंकि खुद तो सारे प्रोडक्ट सारी सर्विस बनाएगी नहीं ना, उसके लिए क्या रखने पड़ेंगे? अपने नीचे एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉइज बढ़ाने पड़ेंगे, वो एम्प्लॉइज प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ? अभी से फर्क क्या पड़ा वो समझो। अब यहां पर डिमांड और सप्लाई वाला रूल। ठीक है, वो क्या कि अब एम्प्लॉइज की डिमांड बढ़ रही है, और हम जानते हैं जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइस राइज करते हैं। और एम्प्लॉइज का प्राइस का कंसेप्ट कहां से है? वेज से। कि भाई अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, वो एफिशिएंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो मैं प्राइस लेवल हाई कर देगा कि भाई अगर तुम्हें अगर मेरी जरूरत है तो तुम मुझे इस प्राइस पे बुलाओ, मैं आऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे? वेज रेट बढ़ जाएगा। अब वेज रेट बढ़ने की वजह से हुआ क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर गई। अब आती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है भैया? जिसको नहीं पता रहता हूं, प्रोडक्शन करने की लागत, यानी कितना खर्चा किया जा रहा है इसको बनाने के पीछे। जो हम कोई भी गुड्स से कोई भी सर्विस यूज करते हैं तो उसको बनाने में खर्चा आता है ना, तो कितना खर्चा किया गया उसमें क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सपोज करते हैं, एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, अगर मान लो कोई भी चीज है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ सकता है जिसे हम बोलते हैं सीओपी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ सकता है कि भाई रेंट गया है, वेजेस गए हैं, रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं, मशीनरी यूज हुई है, तो उन सबका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क तो पड़ेगा ना। और अगर वेजेस जो दिए हैं, अगर वो वेजेस इंक्रीज कर गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से जो एक फैक्टर है वो तो इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इंक्रीज करने की वजह से अब भाई कंपनी अपने प्रॉफिट को तो सेक्रीफाइस करेगी नहीं, उसको प्रॉफिट रखना है उसी रेट पे, तो क्या करेगी? प्राइस को हाई कर देगी। क्या कर देगी? प्राइस को हाई कर देगी। तो जब प्राइस हाई हो जाएंगे तो वापस क्या होगा? अब जो इंक्रीज, अब देखो, इंक्रीज इन प्राइसेस इंड्यूस वर्कर्स टू डिमांड हायर वेजेस। तो वर्कर्स को क्या मांगना पड़ेगा? हायर वेज मांगना पड़ेगा टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ताकि क्या करे? कांस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
रखे। मतलब क्या, देखो हमने कहा था कि वेजेस तो उसने बढ़ा लिए अपने, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ? थोड़ा ध्यान सोचना। इसने वेजेस बढ़ाए, एक मजदूर ने अपने वेजेस बढ़वा लिए, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों बेनिफिट नहीं हुआ? क्योंकि प्राइजेस क्या कर दिए कंपनी ने, राइज कर दिए। अब जब प्राइजेस राइज कर दिए तो उसका मतलब उससे वो चीज दूसरी जो मार्केट में खरीदेगा उसे महंगी मिलेगी। जब महंगी मिलेगी तो वो फर्दर क्या करेगा, डिमांड करेगा किस चीज को बढ़ाने के लिए, वेज रेट को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वापस सेम पेज पे रखना है तो वो वेज को बढ़ाने के लिए बोलेगा, वापस महंगा वेज मांगेगा। और इस तरीके से लगातार फिर वो वेज बढ़वाएगा अपना, फिर प्राइस कंपनी का मालिक बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा और फिर वेज बढ़ाएगा। इसे बोलते हैं, इसका सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा बार बार, इसी फ्लो में चीजें चलती रहेंगी। आई बात समझ में? तो इस चीज का ध्यान रखना। एक तो ये हमारा इनपुट होता है, कैसे डिमांड, आउटपुट लेवल, इंप्लॉयमेंट, वेज रेट को, वेज रेट, ठीक है, डिफरेंट चीजों को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या देखा, डिमांड से क्या हुआ, आउटपुट लेवल, डिमांड बढ़ी तो आउटपुट लेवल बढ़ाना पड़ गया। आउटपुट लेवल बढ़ाने के लिए क्या बढ़ानी पड़ेगी, इंप्लॉयमेंट रेट। जब इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ा तो इंप्लॉइज की डिमांड बढ़ गई, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने वेजेस को बढ़ा लिया। अब वेज बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने की वजह से वो वापस जो वर्कर है वो क्या करेगा, हाई वेज रेट मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कंपनी को कि जी आप तो इतनी ही तनख्वाह देते हो, पर इतनी तनख्वाह में घर तो नहीं चलता मेरा। बस समझो, मुझे क्या चाहिए, हायर वेज चाहिए। और जब हायर वेज चाहिए, ठीक है, तो कंपनी करेगी, बोलेगी ठीक है तो हायर वेज ले, उसने प्राइस वापस बढ़ा दी है। यानी कि इस तरीके से महंगाई बढ़ती आई है, अगर आप तरीके समझो तो। आई बात समझ में? पहले लोग अपनी सैलरी बढ़वाते हैं तो जो प्रोडक्शन, जो गुड्स एंड प्रोडक्शन करती है कंपनीज, वो अपने प्राइस को हाई कर देती है, तो उस सैलरी में भी उसका कुछ नहीं बचता। फिर वापस अपनी सैलरी बढ़वाते हैं, वो अपने प्राइस को बढ़ा देते हैं, ये वापस सैलरी बढ़ाते हैं। इस तरीके से चेंज चलती रहती है और इस तरीके से महंगाई लगातार किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की बढ़ती रहती है। आई बात समझ में? ठीक है, इसी तरीके से हमारा इन्फ्लेशन जो है वो हाई होता रहता है। तो उम्मीद आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, नोट। इस टॉपिक का नोट में क्या है, दीज कंसेप्ट्स ऑफ वेज डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस एंड द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वेज डिटर्मिनेशन का, वो किसके बेस पे है, प्राइस के बेस पे। एंड द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बेस पे। अब लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ चीजें समझेंगे। वैसे तो बता रहा हूं मैं, अनएम्प्लॉयमेंट के भी टाइप्स होते हैं जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि चिंता मत करो, हम काफी डीप में स्टडी करने वाले हैं। मैं कोई सा कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाऊंगा। ठीक है, तो हम काफी डीप में स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो अनएम्प्लॉयमेंट को नापने के कुछ तरीके हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन द बेसिक ऑफ फॉलोइंग अप्रोचेस। अगर मैं इन अप्रोचेस की बात करूं तो इनके बेस में क्या निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच। भाई यूजुअल स्टेटस अप्रोच, इसका मतलब क्या है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच का मतलब है कि अगर मैं एक साल के ड्यूरेशन को काउंट करता हुआ चलूं तो एक साल के ड्यूरेशन के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, कितने लोगों को काम नहीं मिलता, कितने दिन काम नहीं मिल रहा। जैसे कई होता है ना, इसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि कई लोगों को किसी सीजन में हायर करते हैं, फिर जब उनके सीजन खत्म हो जाते हैं हम उन्हें हायर ही नहीं करते, तो बेचारों को तो कुछ और करना पड़ता है, या फिर वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ये बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं, पर्सन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ड्यूरेशन 365 डेज। मतलब जब एक पर्सन जनरली अनएम्प्लॉयड रहता हो एक साल के अंदर, मतलब 3-4 महीने काम किया, बाकी 8-9 महीने खाली बैठा है। आई बात समझ में? तो इस चीज के ऊपर होता है। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, वीकली स्टेटस अप्रोच। वीकली स्टेटस अप्रोच का मतलब क्या है, पर्सन्स अनएम्प्लॉयड फॉर एन आवर ऑन एनी डे ऑफ अ वीक। मतलब क्या कि जब पर्सन क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो वीक में किसी भी दिन, एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे ही, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वीकली स्टेटस अप्रोच, कि हम वीकली भी चेक कर सकते हैं। फिर तीसरा हमारा क्या आता है, डेली स्टेटस अप्रोच। डेली स्टेटस अप्रोच का मतलब क्या है, कई बार ऐसे दिन भी होते हैं, सुने होंगे आपने लेबर्स वगैरह के लिए, कि भाई जब उन्हें एक भी दिन के लिए काम नहीं मिला, सिंपल सी बात है, लेबर से डिमांड करेगा, भाई कोई उन्हें बुलाएगा तभी तो काम करने पे जाएंगे। अब दोस्त से थोड़ा बोलेंगे जी जनाब मैं आपका घर बना देता हूं, या फिर मैं ये काम कर देता हूं, नहीं, जब उन्हें डिमांड करता तभी उन्हें काम मिलेगा। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या पॉइंट आया हमारे पास, पर्सन्स नॉट एम्प्लॉयड फॉर इवन 1 आवर इन अ डे। ऐसे ही बहुत से दिन होते हैं जब उन्हें 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं किस चीज के, ये चेक करने के कि एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैसी है, मेजर करने के अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, तो बाकी हम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप तो पढ़ेंगे ही आने वाली वीडियोस में। तो ये हमारे पास क्या था, ठीक है, लेबर मार्केट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो हमने इस वीडियो में कवर किया। बाकी हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, हमने क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं अभी हमें। इसका मेन पॉइंट तो मैं ये मानूंगा, जो हमने ये चीज डिस्कस की ना, वो इसका एक मेन पॉइंट था, इसको ध्यान से पढ़ लेना।
तो बस समझ ताकि आपको दिक्कत ना आए आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और बाकी हम इस टॉपिक को काफी डीप में डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अगले वीडियो में ये समझेंगे कि वेज को डिटरमाइन हम कैसे करते हैं, भाई बात समझ में। तो जिन बच्चों को वीडियो देखनी हो तो भाई आराम से सीरीज में हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देखना ताकि किसी भी कंसेप्ट में किसी प्रकार की दिक्कत ना बचे, ठीक है। क्योंकि जब टॉपिक वाइज कोई टीचर करवाता है ना तो हो सकता है कि प्रीवियस वीडियोस का जो टॉपिक हुआ है उसका रिलेशन अगली वीडियोस में भी हो, आई बात समझ में। तो मैं उन्हें दोबारा डिस्कस करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। तो वीडियो को हमेशा सीरीज वाइज देखा करो, आई बात समझ में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।